हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम लोग फिजिक्स की जो है नई चैप्टर लेकर के आए हैं और वो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन और आज ग्रेविटेशन में पहला टॉपिक है, क्या है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इस टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है और कम कॉन्सेप्ट जल्दी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट कम टाइम, ज़्यादा कॉन्सेप्ट कम टाइम आपको लेंगे। आराम से पेन कॉपी लीजिए और बैठ जाइए और अच्छे से लेक्चर को वॉच कीजिए ताकि आप जेई वगैरह और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको काम आए अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, ग्रेविटेशन। देखो बेटा, ग्रेविटेशन में अर्थ के बारे में पढ़ना, अर्थ कैसे घूमता है, उसकी टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है, किस चीज़ पे इफेक्ट होता है, सारी चीज़ें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को, मून का मोशन कैसा होता है, प्लैनेट्स के मोशन कैसे होते हैं, सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग कैसा होता है, ऑर्बिट में कैसे होती है, कैसे वो मूव करता है, किस तरह की ऑर्बिट होती है, ये सारे फैक्ट, उसकी एनर्जी कितनी होती है, ये सारे वेटलेसनेस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आज का है और वो है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है बेटा। बेटा केप्लर साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इन्होंने 3 लॉ बना दिया, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे, फिलॉसफी के सहारे, थिंकिंग के सहारे इन्होंने 3 लॉ दे दिया। आज तक वो काम कर रहा है, आज तक, सोच लो, ठीक है ना। इसके 3 लॉ है बेटा। इसमें पहला लॉ कहलाता है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहला लॉ कहलाता है केप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। दिस इज को लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो केप्लर का कहना था कि लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और ऑर्बिट का जो सन होता है वो ऑर्बिट का क्या होगा, उसके फोकस पे होगा, किसी ना किसी एक फोकस पे होगा। एक फोकस सन, ये क्या बोलते हैं, इलिप्स के कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। तो उसके किसी भी एक फोकस पे आपको क्या होगा, सन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फोकस F1, दूसरा फोकस F2, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करेगा, तो प्लैनेट आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और किसी भी एक फोकस पे सन होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद सेकेंड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का कहना क्या मतलब है, लॉ ऑफ एरिया का मतलब ये है कि अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो एक इक्वल टाइम इंटरवल में जो भी सन के साथ प्लैनेट एरिया ट्रेस करेगा वो आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे कि आप समझो इस बात को, मैंने यहाँ पे कुछ लोकेशन दिखा, मैंने यहाँ पे सन को दिखा दिया, एस जो है वो सन है, ठीक है। अब मान लो बेटा कि एक प्लैनेट P1 जो है, ठीक है ना, एक प्लैनेट आप मान लीजिए कि ये P है, ठीक है। ये प्लैनेट P आपको रिवॉल्व कर रहा है और किसी भी एक पॉइंट P1 से P2 पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, P1 से लेकर के बेटा P2 तक आने में मान लेते हैं कि टाइम कितना लगता है, T नॉट टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप प्लैनेट को P2 इस जगह से, मान लो कि यहाँ एक जगह हमने ले लिया और ये कौन सा लोकेशन ले लिया, P3 और फिर P4, तो प्लैनेट को अगर मान लो कि P3 से P4 तक, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम क्या है, T नॉट है, सेम है। अगर प्लैनेट को P1 से P2 तक आने में टाइम T नॉट लगा और प्लैनेट, इसी प्लैनेट को टाइम मतलब कि P3 से लेकर P4 तक आने में टाइम T नॉट लगा, अगर ये दोनों टाइम आपस में इक्वल है बेटा, अगर ये दोनों टाइम आपस में इक्वल है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया होगा आपका, कौन सा एरिया, तो बोलोगे एरिया, ठीक है। एरिया एस P1 P2 इज इक्वल टू एरिया एस P3 P4, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो P1 से लेकर P2 के बीच का सन के साथ एरिया, P3 से P4 के बीच में सन के साथ एरिया, ये आपका जो एरिया बनेगा, ये आपको, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो आपका कहना होगा कि ये एरिया जो ट्रेस होगा वो आपका इक्वल रहेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो आप कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ एरिया का मतलब ये हुआ कि प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ सन, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो चौथा, अब आप इसके बाद आ जाइए सब केसेस में। कुछ केसेस यहाँ पे है बेटा, लॉ ऑफ एरिया में कुछ केसेस हैं, जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है।
तो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो बेटा जब प्लैनेट की मोशन हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान भी रखना है, कहाँ पे प्लैनेट सबसे पास है सन के, कहाँ पे प्लैनेट सबसे दूर है, कैसे चेंज होता है उसकी मोशन, स्पीड कैसे चेंज होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट किया, देखो यहाँ पे सन लिख दिया है, पी प्लैनेट है, ठीक है ना, प्लैनेट आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो प्लैनेट आपको दो जगह पे हो सकता है, मान लो एक दो जगह मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है। और वो दोनों इंडिकेट कैसे किया, तो ये वाला देखिए बेटा, यहाँ पे प्लैनेट जब पी पर है तो ये काफी पास होता है प्लैनेट, उस समय प्लैनेट का लोकेशन सन से काफी पास है, सबसे पास, सबसे नजदीक। प्लैनेट जब ए पर है तो सबसे दूर है। तो ध्यान रखना, पी को क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं पेरीहेलियन, और ए को क्या बोलते हैं, एपिहेलियन। पेरीहेलियन एंड एपिहेलियन, पी को ऐसे ही बोलते हैं बेटा, पी ऑल्सो सेड टू बी पेरीजी, पेरीजी, और ए सेड टू बी अपोजी। ये आपको ध्यान रखना है दोनों। तो आप पी को पेरीजी बोल सकते हैं, ए को अपोजी बोल सकते हैं। पेरीजी का मतलब होता है कि सन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, अपोजी का मतलब होता है सन से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे दूर का डिस्टेंस। पेरीहेलियन, एपिहेलियन, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, फारटेस्ट पॉइंट ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेरीजियन अपोजी, राइट। चलो अब बात आती है एरियल वेलोसिटी। सन अगर रिवॉल्व कर, एरियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, बोलोगे कि बट एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि सन जो एरिया, सन के साथ जो प्लैनेट एरिया ट्रेस आउट करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, उसी को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक मिनट बेटा वेट करो, हाँ ठीक, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, एक मिनट, ठीक है, ये आप देखिए, आप मान लो बेटा कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे जो घूम रहा है, ठीक है ना। किसी भी एक जगह पे प्लैनेट है, कोई एक जगह लोकेट कर लो प्लैनेट का, ठीक है, P1, कोई भी एक जगह जो है आप लोकेट कर लीजिए प्लैनेट का, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि उस प्लैनेट का लोकेशन आप लोकेट करो। आप मान लो कि यहाँ पे कुछ देर के बाद प्लैनेट जो है एक जगह पे चला जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाता है, मान लेते हैं P2 पर। तो प्लैनेट घूम करके कहाँ से गया, P1 से P2 तक गया। ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस मान लेते हैं कि प्लैनेट P1 से लेकर के P2 तक। बात आती है एरियल वेलोसिटी होता क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है, आपको ध्यान रखना है। एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है, आप सीधे बोल सकते हैं dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, आपको याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है एरियल वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। प्लैनेट को हमने क्या किया, सन के रिस्पेक्ट में मान के चला कि प्लैनेट घूम रहा है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पर P1 पे है, किसी दूसरे इंस्टेंट पर P2 पे है, ठीक है बेटा। अब आप जरा देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसको सन मान लीजिए, ठीक है, मान लिया, आप इसको सन मान लो, और उसके बाद क्या करो, प्लैनेट का लोकेशन देखो। एक समय प्लैनेट कहाँ था, P1 पे था, एक समय प्लैनेट कहाँ था, P2 पे था। अब P1 से लेके P2 के बीच का डिस्टेंस आप देखिए, ये P1 और ये कौन सा, ये P2, ठीक है, ये आपका रहा P2, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप जरा हमें एक चीज बताओ, जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, ठीक है, जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो ये आर्क जो है P1 से P2 के बीच का, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, और प्लैनेट जब P1 से P2 तक गया तो ये हम मान लेते हैं SP1 और SP2। अगर आप मान के चलेंगे कि P1 से P2 के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो आप मान के चलेंगे इफ, ठीक है ना, P1 से P2 का P1 से लेकर P2 का डिस्टेंस अगर बहुत छोटा है, P1 से लेकर P2 का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो आप मान के चलेंगे कि इफ टाइम टेकन फ्रॉम कहाँ से बेटा, P1 to P2 is very small, this implies that आप लिख सकते हैं बेटा SP1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, SP2, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। दिस इम्प्लाई दैट, उसके बाद आप क्या कीजिए बेटा, लेट, हम लोग ये भी मान लेते हैं P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू L है, ठीक है। तो
sp1 और sp2 को आपस में इक्वेट कर दिया, p1 p2 को l मान लिया, sp1 sp2 को r मान लिया, ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा मान लिया, ठीक है ना। अब जरा एक चीज बता बताइए, ठीक है बेटा, एरिया कितना होगा, एरिया sp1 p2 कितना होगा बेटा, आप मान सकते हैं अगर बेटा p1 और p2 के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है तो आप मान सकते हैं कि sp1 p2 एक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं sp1 p2 ट्रायंगल की तरह, आप इसको लिखा हाफ बेस, बेस की जगह क्या लिखोगे p1 p2 इनटू हाइट, हाइट की जगह क्या लिख दो sp1 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे sp1 p2 एरिया, ठीक है, इसको आप a से रिप्लेस कर दीजिए, एरिया को बेटा a से रिप्लेस कर दो, a बराबर हाफ बेस, p1 p2 कितना है तो बोलेंगे p1 p2 की जगह हमने l लिया है, डाल दीजिए, sp1 क्या लिया है तो बोलेंगे sp1 की जगह हमने r लिया है, ये भी डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, a इज इक्वल टू हाफ और l की जगह आप l की जगह l रखिए और r की जगह बेटा क्या रखिए, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस होता है। आप एक चीज और ध्यान रखो, ठीक है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई क्या होता है, रेडियस होता है। तो आप एंगल की वैल्यू क्या की आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो रेडियस की वैल्यू एल बाई थीटा आप कर सकते हैं, ठीक है, या एल की जगह क्या कर सकते हैं, आर इंटू थीटा कर दो, आप एल की जगह आर इंटू थीटा कर दो, एल की जगह आप आर इंटू थीटा कर दो, ठीक है। 1 मिनट बेटा, ठीक है, 1 मिनट, मैं इसको हाफ इंटू बेस, बेस की जगह आप ये कर लिया और हाइट की जगह हमने एस कर लिया, हाफ इंटू बेस की जगह p1 p2, हाइट की जगह हमने l ये कर दिया, आपको क्या बोलते हैं, 1 मिनट वेट करो बेटा, हाफ इंटू p1 p2 की जगह हमने l रखा है और एस, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आर एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर की जगह l कर दिया, ठीक है, l इज इक्वल टू आर इंटू थीटा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाफ इंटू एल इंटू आर की जगह हमने क्या किया, या एल की जगह आर इंटू थीटा करते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया, एल की जगह आर इंटू थीटा इंटू आर कर दिया, ठीक है, हाफ आर स्क्वायर कर दो और थीटा कर दो, ठीक है ना। अब आप इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डीए बाई डी टी, अगर आप करते हैं तो आप इसको कहेंगे कि हाफ आर स्क्वायर को रखते हैं और डी थीटा बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है बेटा, एंगल का रेट ऑफ चेंज आपको ओमेगा होता है, एंगुलर स्पीड होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप एक चीज बताओ बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी होता है, तो हाफ ओमेगा आर कर दो इंटू आर कर दो, ठीक है, इतना कर दो, इतना हो गया, हाफ की जगह हाफ कर दो और ओमेगा आर की जगह आप लीनियर वेलोसिटी v डाल दीजिए इंटू आर कर दीजिए, कोई दिक्कत, तो बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हाफ इंटू v इंटू आर आपका हो जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू v इंटू आर हो जाएगा। अब आप बताइए, m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, m से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन राइट हाफ m v r बाई m कर दो, बेटा ऊपर में क्या हो गया, m v r एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, तो आप इसको कर देंगे l और डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो जाएगा 2l। आप इस बेटा फॉर्मूला को याद रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू l बाई 2m, आपको याद रखना है। l क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, m क्या है, प्लेनेट का मास है, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है किसका, तो एरियल वेलोसिटी का, आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ओके। नाउ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट, बेटा प्लैनेट की मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगी, सबसे पहले आप देखिए जरा बेटा, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एक चीज पहले देखो, हमने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम बाई 2l, l बाई 2m निकाला। अब बेटा देखिए, अगर ये डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, अगर डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, डी ए बाई डी टी अगर कॉन्स्टेंट है तो l बाई 2m भी कॉन्स्टेंट होगा, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो l बाई 2m भी कॉन्स्टेंट होगा। अगर l बाई 2m कॉन्स्टेंट है तो प्लैनेट का मास कॉन्स्टेंट है, तो l को भी कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा। मतलब अगर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, तो प्लैनेट की एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट, तो l बाई 2m कॉन्स्टेंट, तो ये भी कॉन्स्टेंट, ठीक है। वेट कीजिए बेटा,
कांस्टेंट, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको L/2m दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक है। L/2m कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप जरा देखिए पॉइंट P पर जो पेरिजी है, पॉइंट P जो पेरिजी है वहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम, और जो पॉइंट A जो अपोजी है वहां पे एंगुलर मोमेंटम, दोनों जगह पर प्लैनेट का, ठीक है ना, ये आपको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दिस इम्प्लाई, अब देखिए सन से प्लैनेट का डिस्टेंस एक जगह r1 है, सन से प्लैनेट का डिस्टेंस एक जगह r2 है, तो आप लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम m v1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m v2 r2, ठीक है बेटा। अब यहाँ से मास कट जाएगा, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। बेटा अब आप बताइए जरा, यहाँ से आपको कहेंगे कि v इंटू आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आपको बेटा निकल जाता है, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 का फॉर्मूला एक आपको निकल गया। दूसरा v इंटू आर कांस्टेंट आया, तो इसे क्या निकला, तो बोलेंगे कि v जो होगा वो r का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो v r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जहाँ पे r ज़्यादा वहाँ पे v कम, जहाँ पे r कम वहाँ पे v ज़्यादा। तो बोलेंगे जहाँ पे r कम वहाँ पे v ज़्यादा, और जहाँ पे r ज़्यादा वहाँ पे v कम। तो बोलेंगे कि r1 छोटा है तो आपको स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, r2 बड़ा है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ पे सन आपसे प्लैनेट क्लोज है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, तो कहेंगे कि यहाँ पर v at a इज ग्रेटर देन v at p, v at perigee इज मोर देन v at अपोजी, ये आपको याद रखना है। तो पेरिजी पर स्पीड ज्यादा होगा, अपोजी पे स्पीड कम होगा। तो बेटा होगा कि आप एक चीज ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर हो गया कि हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके v1 r1 v2 r2 कर दिया। इससे ये क्लियर हुआ कि जहाँ पर आपको इस डिस्टेंस कम है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे स्पीड कम है, क्योंकि v आपको r का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। r छोटा होगा v बड़ा होगा, r बड़ा होगा v छोटा होगा। तो पेरिजी पर स्पीड ज़्यादा होगी, अपोजी पे स्पीड कम होगा। जब प्लैनेट, ध्यान रखना, जब प्लैनेट पेरिजी से अपोजी की तरफ चलेगा तो उसकी स्पीड घटेगी, जब प्लैनेट अपोजी से पेरिजी चलेगा तो स्पीड बढ़ेगा, पेरिजी से अपोजी स्पीड घटेगा, अपोजी से पेरिजी स्पीड बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है, राइट। चलो 7वां नंबर में एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट पेरिजी एंड अपोजी इज, ई क्या कहलाता है, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो पेरिजी से अपोजी के बीच में अगर प्लैनेट चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें चाहिए, ठीक है बेटा। आप देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैसे निकालते हैं, आसान है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने पहले क्या किया, ड्रॉ कर दिया एक एलिप्स, और फिर मैंने दिखा दिया यहाँ पे सेंटर, एलिप्स का ये सेंटर हो गया, एलिप्स का एक फोकस हो गया, ठीक है, एक फोकस मैंने दिखा दिया, और ये मैंने प्लैनेट को यहाँ दिखा दिया, और प्लैनेट को मैंने कहाँ दिखा दिया, ए पे दिखा दिया, और एक दूसरा फोकस हो गया। तो ये F1 दिखा दिया, और एक मैंने दूसरा फोकस F2 दिखा दिया। बेटा आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है, अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट, पेरिजी की कोऑर्डिनेट a,0 लेते हैं तो इसकी कोऑर्डिनेट, फोकस की कोऑर्डिनेट AE,0 हो जाता है। जो रूल है मतलब एलिप्स का एसेंट्रिसिटी के फॉर्म में, एलिप्स का जो फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी पेरिजी का मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशंस, एलिप्स के एक्सट्रीम पोजीशन जो P है और A है, उसकी कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे कि O से अगर P का कोऑर्डिनेट A0 लेते हैं तो इधर का कोऑर्डिनेट -A0 होगा। फोकस का कोऑर्डिनेट AE0 हो जाता है। ए कहलाता है, आपको कहेंगे कि सेंटर से, एलिप्स के सेंटर से यहाँ तक के बीच का क्या है, डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। तो ये आपको होता है A।
तो ये आपका ए आपका डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये ए आपका डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, तो वो सेंटर से पेरिजी का कोऑर्डिनेट A0 और फोकस का AE0 हो जाएगा। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट आएंगे तो ये हो जाएगा -AE0, ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा -A0, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -AE0 एंड -A0, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी पेरिजी पर है, काइनेटिक एनर्जी पेरिजी, काइनेटिक एनर्जी अपोज, ये रेशियो चाहिए तो बोलेंगे ½ mVp² और ½ mVa², ठीक है। ½ m कट जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा बेटा, तो आप यहाँ पे निकालेंगे Vp² बाई Va²। अब आपको बेटा एक चीज याद रखना है, R के टर्म्स में क्या होता है, तो बोलेंगे Vp² बाई Va²। तो आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा क्या निकला है, V1R1 बराबर V2R2, तो V1 बाई V2 R2 बाई R1 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे RA बाई RP का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप लिखेंगे VA RA बराबर VP RP, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप बेटा VP बाई VA की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, RA बाई RP निकालेंगे, इसकी रेशियो डाल देंगे। अब RA क्या हुआ बेटा, तो आप कहेंगे कि RA जो है सन से होता है, प्लेनेट का डिस्टेंस जो RA कहेंगे बेटा ये सन से होता है। तो बोलेंगे कहाँ से डिस्टेंस लेंगे, तो ये सन से लेंगे, ये डिस्टेंस आपको RA होगा। और फिर आपको ये डिस्टेंस क्या होगा, RP, ये डिस्टेंस बेटा आपका RP होगा और ये डिस्टेंस आपका, देखिए ध्यान से देखिए, फोकस से जो प्लैनेट का डिस्टेंस होता है वो R1 होता है, ये बोलोगे RA। और फिर फोकस से मान लेते हैं कि इस जगह पे सन है, इस F1 पे सन है, आप यहाँ पे सन ले सकते हो। तो उसके बाद आप कहेंगे कि ये RA हुआ और ये क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। तो सन से हम लोग प्लैनेट का डिस्टेंस लेते हैं, सन से इस पेरिजी का डिस्टेंस RA, सन से इस अपोजिट का डिस्टेंस RB। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। RA की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे RA ये हमारा है, तो A से A माइनस करोगे, A माइनस A करोगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, तो बोलोगे यहाँ से कितना है, ये आपका A है प्लस A हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि AE प्लस A, ठीक है, AE प्लस A, ये आपका हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस C बाई 1 प्लस C, A का कॉमन निकाल के ऊपर नीचे से हटा देंगे, ये आपका हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 माइनस C बाई 1 प्लस C का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा, ठीक है बेटा। आपको याद रखना है, एक न्यूमेरिकल था जिसमें मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट था, आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। पेरिजी अपोजी एसेंट्रिसिटी इलिप्स का होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है, सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो बेटा आगे आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे केपलर का थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड इसका नाम है, इसका नाम है लॉ ऑफ पीरियड। इसके अनुसार जो प्लैनेट रिवॉल्व करेगा इलिप्स के अंदर में, इलिप्स के चारों तरफ, तो आप कहेंगे कि इलिप्स के चारों तरफ जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो इलिप्स के दो, एक होता है सेमी मेजर एक्सिस और एक होता है सेमी माइनर एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, इलिप्स बना दिया, देखो यहाँ पे इलिप्स बना दिया है, इलिप्स बना दिया है, P आपको यहाँ बना दिया है, A आपको बना दिया, M और N बना दिया। देखो एक डिस्टेंस A दिखाया है, एक डिस्टेंस B दिखाया है। AP को हमने क्या लिखा है, मेजर एक्सिस 2A। AP मतलब ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ 2A और ये पूरा लेंथ आपको बेटा 2B। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। उसका आधा जो लेंथ है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और उसके इसके आधे लेंथ को, इसके आधे लेंथ को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। उसको B लिख दिया, A को हमने R से डिनोट कर दिया। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड जो है बेटा वो कहता है, लॉ ऑफ पीरियड या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड आपको वो कहता है कि जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो उसका स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड होगा, एक बार चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के पावर 2 का प्रोपोर्शन, ठीक है ना, सॉरी पावर 3 का, पावर 3 का। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। मैंने लिखा है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट एंड अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना बेटा। यहाँ से एक फॉर्मूला भी आपको निकल जाएगा।
आप एक फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, T1 स्क्वायर, एक फॉर्मूला भी आ जाएगा, T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाई R2 क्यूब। अब आपको बेटा एक चीज याद रखनी है, ठीक ना, ध्यान रखना है। एक तो ये फॉर्मूला आपको निकल गया, दूसरा आप कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ना, दिस लॉ इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो ट्रू, दिस लॉ इज ऑल्सो ट्रू फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला सर्कुलर, और हालांकि हमने इसको निकाला है इलिप्टिकल के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी ट्रू है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जो होगा वो इलिप्स को एक बार चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसका जो स्क्वायर होगा इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के पावर 3 का प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। एक क्वेश्चन कर लीजिए, जेई 2024 का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसी के ऊपर है क्वेश्चन, क्या देख रहा है, पढ़ लो पहले, ठीक है। प्लैनेट टेक्स 200 days to complete one revolution around the sun. If distance of planet is reduced to 1/4, planet का distance 1/4 कर दिया, ठीक है, distance from the sun, then how many days will it take to complete one revolution? अब कितना लेगा, अब कितना डेज लेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि planet takes 200 days, 200 दिन लेता है एक बार रिवॉल्व करने में। अगर हम डिस्टेंस को 1/4 कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, रिड्यूस टू 1/4, तो फिर वो कितना टाइम लेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आप यहाँ पे लिखेंगे T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब बराबर T2 स्क्वायर बाई R2 क्यूब, ठीक है बेटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, T1 की जगह कितना है, बोलेंगे 200 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई R1 की जगह बोलेंगे R क्यूब कर दो, ठीक है, जो आप इनिशियल मानते हो। T2 हमें निकालना है, T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R क्या कर रहे हो, तो बोलो कि 1/4 करते हो, तो R का R/4 कर दो, पावर 3, ठीक है, इतना हो गया। अब आप यहाँ पे आइए बेटा, 200 इंटू 200 स्क्वायर है, नीचे में R क्यूब है, ऊपर में T2 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई बेटा R की पावर R/4 का पावर 3 है, तो R क्यूब नीचे हो जाएगा, R क्यूब नीचे हो जाएगा, और ऊपर में क्या चला जाएगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप देखिए जरा यहाँ से क्या क्या कटेगा, तो यहाँ से बेटा कट जाएगा R की पावर 3, R की पावर 3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, दिस इम्प्लाई दैट 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब 4 से 50, 4 से ये 50, ठीक है। चलो 50 इंटू 50 2500, ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे T2 स्क्वायर करें तो T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब, T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब बराबर T2 स्क्वायर बाई R2 क्यूब। 200 डेज किया, T1 की जगह हमने कितना डाला, 200 डाला, हाँ ठीक है बेटा, 200 इंटू 200, R की जगह R क्यूब, T2 निकालना है हमें, रिड्यूस टू 1/4, ठीक है ना, R/4 कर दिया, तो R/4 किया तो 4 ऊपर चला गया, 4 की पावर 3 हो गई, बिल्कुल सही है बेटा। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई R क्यूब, T स्क्वायर 4, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट 2 इंटू 100 कर दो, 2 इंटू 100 कर दो, ठीक है, इतना कर दो, और यहाँ पे क्या करो, T2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ से 4 से 25 काटिए, ठीक है बेटा, 4 से ये 25 टाइम्स कटेगा, फिर 4 से ये 25 टाइम्स कटेगा, फिर 2 और 2 4 है, फिर ये 4 कट जाएगा, कितना हुआ बेटा, बोलेंगे T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25 है बेटा। आप कहेंगे कि T2 स्क्वायर, T2 देखो बेटा एकदम सिंपल है, 200 इंटू 200 को मैंने 2 इंटू 100 कर दिया, फिर इस 200 को 2 इंटू 100 कर दिया, इधर में T2 स्क्वायर किया, 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आपको हमने सिंपली काटा, 4 से इस 100 को काटा, इस 4 से इस 100 को काटा, और फिर 2 2 4 आपका इससे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे कि दिस विल बी द आंसर, ठीक है।
तो आपका क्या होगा, अगर टाइम पीरियड आप कहते हैं कि पहले कितना था 200 डेज था, डिस्टेंस को कम कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को कम कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस 200, पहले 200 डेज था, है ना, अब डिस्टेंस हमने क्या किया 1/4 कर दिया, तो 1/4 किया तो आप बोलोगे कि टाइम को क्या किया, टाइम आपका टाइम पीरियड t2² था, t2², 200, बाद में क्या किया, डिस्टेंस को हमने कम कर दिया, तो कितना हो गया टाइम पीरियड, अब बोलेंगे टाइम पीरियड हमारा क्या होगा 25 हो गया। तो पहले 200 दिन था, अब हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t² प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम कम डिस्टेंस कम, डिस्टेंस को कम किया टाइम भी कम हो गया, कितना हुआ 25, ठीक है। चलो अब बेटा आप देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज r इफ डिस्टेंस बिटवीन बिकम 3r। पहले डिस्टेंस कितना है, सन और अर्थ के बीच का r है, और बाद में कितना कर देते हैं 3r कर देते हैं। तो अगर हम r को 3r कर देते हैं देन व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ ईयर, ड्यूरेशन ऑफ ईयर 1 होता है। अगर हम r डिस्टेंस है तो आप ड्यूरेशन ऑफ ईयर 1 है, अगर हम 3r कर देते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ ईयर कितना होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, t1² r1³ इज इक्वल टू t2² r2³, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब t1 की जगह आप क्या रखेंगे, t1 की जगह आप क्या रखेंगे 1 कर दो, t1 की जगह 1 कर दो, ठीक है, 1 आप कर देंगे 1², r1 की जगह आप कहेंगे कि r³ हो जाएगा इज इक्वल टू t2 हमें निकालना है, t2 हमें निकालना है बेटा, r2³ r क्या किया हमने, r को हमने 3r कर दिया, तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि 3r का पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये 1 हो जाएगा, ये r³ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t2², और ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 27, 3 × 3 × 27, और ये कितना हो जाएगा r³ हो जाएगा। तो बेटा क्या कटेगा यहाँ से, आप कहेंगे कि r³ से r³ कट जाएगा, क्या बचा बताओ, बोलेंगे t2², दिस इम्प्लाई दैट t2² इज इक्वल टू क्या होगा 27 इधर की तरफ आ जाएगा, 27 आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू 27 का रूट कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 अंडर रूट है, कितना हो जाएगा बेटा 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 ईयर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर कौन सा हो गया, तो बोलेंगे 3√3 ईयर आपका हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे केप्लर्स के तीनों लॉ हो गए, केप्लर का ऑल 3 लॉज, ठीक है, और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में बेटा, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर हमारी चैनल अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर्स जेईई के लिए, नीट के लिए, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स, सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। आप पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, IIT में जाइए, नीट में जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।